हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा प्ले जो हमने शुरू किया था मैकबेथ, तो उसके एक्ट 1 के सीन 1 का हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्ट 1 का सीन सेकंड। एक्ट 1 का सीन सेकंड क्या है? अ कैंप नियर फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो है एक टाउन है स्कॉटलैंड के अंदर। ये जो हमारी पूरी स्टोरी है ये स्कॉटलैंड के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है एक्ट 1 सीन सेकंड, अ कैंप नियर फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया है, फॉरेस्ट जो है यहाँ पर एक टाउन है, एक सिटी है स्कॉटलैंड के अंदर, जहाँ पर ये सारा पूरा सीन जो है इनेक्ट किया जा रहा है। अलार्म विद इन एंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड वेन, लेनक्स विद अटेंडेंट्स मीटिंग अ ब्लीडिंग सर्जेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है अलार्म विद इन। अलार्म विद इन का क्या मतलब है कि भाई स्टेज है, स्टेज पर बहुत जोर जोर से ट्रम्पेट्स के बजाए जाने की आवाज जो है वो काफी दूर तक जा रही है। और वहीं पर किंग डंकन, उनके दो बेटे, पहला तो मैल्कम और दूसरा डोनाल्ड बेन, ये किंग डंकन के बेटे हैं, भाई ध्यान रखना है। मैल्कम और डोनाल्ड बेन किंग डंकन के बेटे हैं। उसके साथ ही उनका एक अटेंडेंट है, एक ऑफिसर है, नोबलमैन है लेनक्स, और बाकी अटेंडेंट्स, बाकी सिपाही वहां पर मिलने आते हैं। वहां पर उन्हें एक मिलता है बंदा, ब्लीडिंग सर्जेंट। सर्जेंट मींस ऑफिसर। सर्जेंट एक रैंक है, एक कैप्टन की रैंक है या ऑफिसर की रैंक है। तो वो एक सर्जेंट को मिलते हैं जो कि काफी ब्लीड कर रहा है, जिसका काफी ज्यादा खून बह रहा है। तो वहां पर उनकी मुलाकात किससे हो रही है? कैप्टन से हो रही है, जो पूरी तरह से खून में सना हुआ है। तो ये किंग डंकन क्या कहते हैं? व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? He can report as seemed by his plight of the revolt द न्यूएस्ट स्टेट। अब किंग डंकन कहते हैं कि भाई ये खून बह रहा है इस आदमी का, ये आदमी है कौन और ये इस कंडीशन में है, इस मिजरेबल कंडीशन में है, मतलब इस पर तरस खाया जाना चाहिए, इस कंडीशन में है ये। और इससे पता चल रहा है कि ये जो हमारे खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है, हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उसकी लेटेस्ट न्यूज, उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है, न्यू डेवलपमेंट्स या न्यू कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें देने आया है या वो हमें देने की पोजीशन में है अभी ये यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वर्ड है ब्लडी। ब्लडी यानी कि ब्लीडिंग, यानी कि जिसका खून बह रहा हो। और उसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर प्लाइट। प्लाइट का क्या मतलब होता है? मिजरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिस पर किसी पर तरस खाया जाना चाहिए। न्यूएस्ट मींस लेटेस्ट, और स्टेट का यहाँ पर मीनिंग है स्टेट ऑफ फाइटिंग। यहाँ पर मीनिंग बताया मैंने, स्पेशली ध्यान रखिएगा। स्टेट का यहाँ पर मीनिंग है जो फाइट चल रही है, जहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। तो वहीं पर मैल्कम खड़ा है जो कि किंग डंकन का बेटा है। वो क्या कहता है? दिस इज द सर्जेंट हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फोर्ट। अब वो कहता है कि भाई ये सर्जेंट मेजर है, यानी कि ये हमारा कौन है? ऑफिसर है, जिन्होंने काफी टफ फाइट लड़ी है, एक टफ सोल्जर की तरह, और हमारे लिए काफी वफादार रहा है। और जब मैं प्रिजनर बनाया जाने वाला था तब भी इसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, अगेंस्ट है यहाँ पर, एपोस्ट्रोफे लगाया है। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी यानी कि जब मुझे कैद करने वाले थे तब मेरे लिए इसने लड़ाई लड़ी थी। हेल बेव फ्रेंड, और वो कहता है कि अरे मेरे खास दोस्त, तुम्हारा वेलकम करता हूं मैं, तुम्हारा ग्रेट वेलकम करता हूं मेरे ब्रेव फ्रेंड। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडस्ट लीव इट। और अब वो कहते हैं कि भाई किंग साहब को जो तुमने बैटल फील्ड में, यानी कि जो तुमने युद्ध का हाल देखा था, वैसा का वैसा बताओ जैसा कि तुम बैटल फील्ड पर देख कर आए थे जब तुम वहां से आ रहे थे। अब सर्जेंट का मैंने बता दिया है मीनिंग, ऑफिसर होता है, ऑफिसर ग्रेड है। उसके अलावा हार्डी मीनिंग आया था, एक हार्डी वर्ड आया था जिसका मतलब है टफ। और कैप्टिविटी यानी कि इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कैद में रखना। हेल जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को वेलकम करते हैं, तो उसके लिए हेल वर्ड यूज किया जाता है। उसके अलावा से टू मीन्स बताना, और नॉलेज का यहाँ पर मीनिंग है इंफॉर्मेशन। और दाओ मीन्स यू, दाओ एंशिएंट वर्ड है, दाओ का मीनिंग है यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जेंट डाउटफुल इट stood as two spent swimmers that do cling together and chalk their art। अब यहाँ पर जो सर्जेंट है, जो कैप्टन है, वो क्या कहता है कि भाई जो फाइट का रिजल्ट है वो काफी डाउटफुल लग रहा है मुझे। मतलब दोनों साइड से जो हम कंपैरिजन करें तो उनका कंपैरिजन जो है वो दो स्विमर्स के साथ किया जा सकता है। और ऐसे स्विमर्स जो कि पानी में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पूरी तरह से थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, किसी न किसी तरह एक दूसरे से जूझ रहे हैं। द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड वर्दी टू बी अ रेबल, for to that the multiplying villainies of nature do swarm upon
हिम। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो मर्सीलेस मैकडोनाल्ड है यानी कि हर्टलेस मैकडोनाल्ड है वो वास्तव में ही विद्रोही बनने के ही योग्य है भाई, यानी कि वो रेबल बनने के ही योग्य है। एक रेबल की तरह अगर हम देखें तो उसके जो रोल की परफॉर्मेंस है, उसके नेचर की लगातार बढ़ती हुई एविलनेस जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि उसकी एविलनेस जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और उसके दिमाग पर भी हावी हो रही है काफी ज्यादा। अब यहाँ पर वर्ड आया है, एक फ्रेज आई है, चौक देयर आर्ट। चौक देयर आर्ट मीन्स हैम्पर ईच अदर्स एफर्ट, यानी कि वो एक दूसरे का बराबरी पे आ रहे हैं। और मल्टीप्लाइंग का मीनिंग यहाँ पर है मल्टीप्लाइंग यानी कि इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग वे में। विलीनेज मीन्स एविलनेस, एविलनेस कह सकते हैं हम या विकेडनेस भी कह सकते हैं। उसके अलावा नेचर का यहाँ पर मीनिंग है नेचुरल। और एक वर्ड आया है स्वॉर्म, स्वॉर्म मीन्स क्राउड यानी कि किसी तरह का झुंड। अब यहाँ पर स्वॉर्म का मीन्स क्राउड से नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है हावी होना। अब जो उसके दिमाग पर हावी हो रही थी चीज वो थी एविलनेस, तो काफी ज्यादा एविलनेस उस मैकडोनाल्ड के दिमाग पर हावी हो रही थी। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उन कैरेक्टर्स का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कैरेक्टर्स की वीडियो में इसको देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ कॉर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि स्कॉटलैंड का वेस्ट आइल एरिया है, यानी कि वेस्ट साइड का कोस्टल एरिया है, वहां पर हम बात करें तो वहां से पैदल सैनिक भी आ रहे हैं। कॉर्न्स मीन्स जो फुट पर सोल्जर्स आ रहे होते हैं, यानी कि पैदल सैनिक आ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है गैलो ग्लासेस, यानी कि जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनके लिए यूज किया गया है। और कर्न्स और गैलो ग्लासेस की बात करें तो ये दोनों ही वर्ड आयरिश सोल्जर्स के लिए यूज हुए हैं, आयरिश सोल्जर्स। कर्न्स में जो पैदल आ रहे आयरिश सोल्जर्स हैं और गैलो ग्लासेस जो घोड़े पर सवार होकर और जिनके हाथ में एक्स भी है और साथ में ये घोड़े पर आ रहे हैं। एंड फॉर्चून ऑन हिज डिमांड क्वेरल स्माइलिंग। और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके साथ साथ अब ये हिज किसके लिए आया है, मैकडोनाल्ड के लिए आया है। और फॉर्चून यानी कि भाग्य जो है वो भी मैकडोनाल्ड के साथ मिला हुआ है। तो क्या बता रहे हैं कि फॉर्चून जो है मैकडोनाल्ड के इस विकेड एक्ट पर यानी कि सनकी से एक्ट पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा है, काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा है। शोड लाइक अ रेबल्स होर बट ऑल्स टू वीक। और फॉर्चून जो है सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि शुरुआत में जैसे प्रोस्टिट्यूट जो है अपने कस्टमर को देख के मुस्कुराती है ताकि बाद में उसे धोखा दे सके, वैसे ही फॉर्चून भी मैकडोनाल्ड के साथ मिलकर मुस्कुरा रहे हैं। किस पर मुस्कुरा रहे हैं, मैकबेथ के ऊपर, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं किसी ना किसी तरह से। बट ऑल्स टू वीक। और फॉर्चून और रेबल मैकडोनाल्ड जो है वो दोनों मिलकर भी मैकबेथ के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा वीक दिख रहे हैं। अब क्यों दिख रहे हैं, फॉर ब्रेव मैकबेथ वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। और अब यहाँ पर सर्जेंट क्या कह रहा है कि क्योंकि मैकबेथ जो है वो वास्तव में ही बहादुर कहलाने के लायक है, बहादुर कहलाने का हकदार भी है। और फॉर्चून जो है, भाग्य जो है, जिसने विद्रोहियों को स्टार्टिंग में जो सफलता दिलाई यानी कि मैकडोनाल्ड को जो जीत दिलाई है उसे भी रिजेक्ट कर रहा है मैकबेथ, डिसडेनिंग फॉर्चून, यानी कि उसे भी डिसडेन मींस रिजेक्ट करना। तो फॉर्चून जो चाहता है मैकडोनाल्ड को जिताना चाहता है, वो भी यहाँ पर मैकबेथ उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि मैकबेथ फॉर्चून को भी टाल रहा है और मैकडोनाल्ड को जीतने भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे डैम्ड क्वेरल और शोड लाइक अ रेबल्स हो, शोड लाइक अ रेबल्स होल, यानी कि किसी तरह से फॉल्स अपीयरेंस होना किसी के फेवर में, यानी कि प्रोस्टिट्यूट की तरह बिहेव कर रहा था ना जैसे फॉर्चून, और हंस रहे थे इन पर, तो उसके लिए आया। और डिसडेनिंग मींस रिजेक्ट करना, डिसडेन मींस रिजेक्ट करना या हेट करना। तो मैकबेथ किसको डिसडेन कर रहा था, फॉर्चून को भी, और साथ साथ फॉर्चून जो चाहता था यानी कि मैकडोनाल्ड को जिताना चाहता था उसको भी रिजेक्ट कर रहा था। अब किस तरह से रिजेक्ट कर रहा था, विद हिज ब्रांडिज्ड स्टील। ब्रांडिज्ड मींस चमकदार, चमकती हुई, और स्टील यहां पर स्वॉर्ड के लिए आया है, तलवार के लिए आया है भाई। तो अपनी चमकती हुई तलवार से किस तरह से मैकबेथ चमकती हुई तलवार को लहरा रहा था और उनको रिजेक्ट भी कर रहा था। विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन लाइक वेलर्स मिनियन carved out his passage till he faced the slave, which never shook hands nor bade farewell to him till he unseamed him from the nave to the chaps and fixed his head upon our battlements। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि मैकबेथ अपनी चमकती हुई तलवार
को हिला रहा है हवा में, काफी लहरा रहा है, और जितने भी उसने दुश्मन मारे हैं उनके खून से सनी हुई है उसकी तलवार। और मैकबेथ ने क्या किया फिर उसके बाद कि लड़ाई में लगे हुए जितने भी सैनिक है उनके बीच में से ही वो जा रहा है, अपना रास्ता बना रहा है किसी ना किसी तरह से। और ब्रेवरी की जो स्पिरिट है वो सबसे फेवरेट लग रही है उसकी उस टाइम पे, और उस तरह से उसके साथ मिलकर यानी कि ब्रेवरी के साथ मिलकर ही अपना जो ओपोनेंट है मैकडोनाल्ड है, उसका साथी जो है जिसने धोखा दिया था, उसका भी वो वहां पर सामना करने जा रहा है। और फिर उससे बिड भी नहीं करता फेयरवेल, यानी कि उससे हाथ भी नहीं मिलाता है किसी ना किसी तरह से, और हाथ मिलाए बिना ही वो वहां पर मैकबेथ जो है अपने ओपोनेंट को मार देता है। और मारता किस तरह से उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग वे में बताया है, फ्रॉम द नेव टू द चैप्स, यानी कि अपनी जो तलवार जो कि खून से सनी हुई है वो तलवार लेकर जाता है वो, और वहीं पर उसकी नेव से यानी कि नाभि से लेकर चैप्स तक यानी कि उसके गले से ऊपर जबड़ों तक जो है चीर देता है उसकी बॉडी को अपनी तलवार से। इस तरह से वो अपने ओपोनेंट को, अपने जो पहले उसका साथी हुआ करता था और अब ओपोनेंट है, उसे वो मार देता है। एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स। बैटलमेंट मींस यानी कि हमारा जो महल है, हमारा जो किला है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कैप्टन कि उसके बाद मारने के बाद फिर मैकडोनाल्ड का सिर काट कर वो हमारे किले की, हमारे महल की दीवारों पर भी लटका देता है। अब ब्रांडिश्ड का मैंने आपको बता ही दिया है, ब्रांडिश्ड यानी कि चमकदार, जो कि फ्लरिश कर रही है, और स्टील मींस स्वॉर्ड। और उसके बाद एक वर्ड आया वेलर्स मिनियन, यानी कि वेलर का कोई फेवरेट होना है। वेलर मींस ब्रेवरी, तो ब्रेवरी का फेवरेट बन चुका था मैकबेथ है भाई, मैकबेथ को कोई आसानी से हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो वेलर यानी कि ब्रेवरी का फेवरेट बन चुका था। उसके बाद एक वर्ड है स्लेव। स्लेव जब हम किसी को गुलाम बनाते हैं, और यहाँ पर स्लेव किसके लिए आया है, उसका जो गुलाम बन चुका था अभी मैकडोनाल्ड, फेस्ड द स्लेव आया ना, ही फेस्ड द स्लेव, यानी कि अब उसका जो गुलाम बन चुका है मैकडोनाल्ड, क्योंकि मैकडोनाल्ड उसे हरा नहीं पा रहा था भाई। और उसके बाद एक वर्ड आया अनसीम्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आगे भी बताऊंगा मैं आपको कि इसमें एक लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुई है। तो अनसीम्ड यानी कि टोर करना, यानी कि चीर फाड़ कर देना, और ये चीर फाड़ किसका करता है भाई, अपने ओपोनेंट मैकडोनाल्ड का। नेव टू द चॉप्स, नेव यानी कि नाभि, और चैप्स यानी कि जबड़ा, तो नेवल यानी कि नाभि से लेकर अपने जोज तक, जबड़े तक उसे चीर देता है। और बैटलमेंट्स यानी कि मैंने आपको बता दिया है वॉल्स ऑफ द फोर्ट, इसका मीनिंग होता है वॉल्स ऑफ द फोर्ट, यानी कि किले की दीवारों पर सिर जिस तरह से काट कर टांग देता है, तो उसके लिए यहां पर यूज हुआ है वॉल्स ऑफ द फोर्ट। उसके बाद किंग डंकन कहते हैं ओ वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन, यानी कि कैप्टन की, सर्जेंट की इतनी बड़ी स्टेटमेंट सुनकर और इतनी मैकबेथ की तारीफ सुनकर वो कहते हैं अपने कजन को, अब यहाँ पर किंग डंकन का कजन ही है, चचेरा ममेरा मुसेरा कोई भी भाई है, ये कजन है कौन, मैकबेथ। तो ये कजन जो है वो मैकबेथ के लिए यूज हुआ है, यानी कि किंग डंकन का ये कजन था इसमें। ओ वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन, यानी कि अरे मेरे बहादुर कजन भाई मैकबेथ, तुम कितने वर्दी और कितने जेंटलमैन हो, यानी कि तुम कितने योग्य हो और कितने ही जेंटलमैन हो, यानी कि कितने सज्जन पुरुष हो। तो मतलब आप अब स्टेटमेंट्स देखिए डंकन की, किंग डंकन की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो काफी कम बोल रहा है वो इन चीजों में, क्योंकि वो वहां पर दिखाया जा रहा है कि भाई वो किंग है, वो बहुत कम बोलेगा, आपकी बड़ी सारी लाइंस का वो सिर्फ एक दो शब्दों में या कुछ गिने चुने शब्दों में ही जवाब देगा, क्योंकि वो किंग है। अब सर्जेंट की स्टेटमेंट है, सर्जेंट या फिर हम इसे कैप्टन भी कह सकते हैं, जो ऑफिसर ग्रेड है उसके लिए यूज हुआ है। एज वेंस द सन जिन्स हिज रिफ्लेक्शन शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, so from that spring whence comfort seemed to come discomfort swells। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या कह रहा है सर्जेंट इसमें कि भाई जिस तरह से जो सन है वो जिन्स इज रिफ्लेक्शन, जिस तरह से सन हमेशा ही ईस्ट से अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी शाइन देना शुरू करता है, जैसे हम पढ़ते ही हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट से जो सन है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, राइज करना शुरू कर देता है जिस तरह से, और हर जगह अपनी रोशनी भी फैला देता है। और वही सन जो है वो शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर ब्रेक, और वही सन जो है वो ईस्टर्न स्काई से उगता भी है, लेकिन समुद्र में जितने भी शिप्स है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का कारण बनता है। जितना भी खतरनाक तूफान आ रहे हैं, जितने भी थंडर्स आ रहे हैं, उनको भी तो वही क्रिएट करता है, वही सन ही क्रिएट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्टर्न स्काई जो है वो हमें धूप से आराम भी देता है, लेकिन वही ईस्टर्न स्काई जो है वो स्टॉर्म्स को भी क्रिएट करता है, और उसके अकॉर्डिंग एज अ रिजल्ट हमें
डिस्कम्फर्ट भी तो देता है, हमारे लिए डिस्कम्फर्ट का भी तो सोर्स बनता है किसी न किसी तरह से। और इस पूरी लाइन का एक कंक्लूजिंग मीनिंग क्या है, एक डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि भाई मैकडोनाल्ड से हम जीत तो गए, लेकिन उसी जीत ने ही हमारे लिए कुछ नई समस्याएं, कुछ नई प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्रिएट कर दी थी। अब यहाँ पर एक वर्ड है, एक फ्रेज है, जिन्स हिज रिफ्लेक्शन मीन्स शाइनिंग। अब ये शाइन कौन कर रहा है भाई, तो ये शाइन करने के लिए यूज हुआ है सन के लिए, क्योंकि सन ही तो ग्लो कर रहा था, यहाँ पर सन ही तो शाइन कर रहा था। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था डायरफुल। डायरफुल मीन्स डिजास्ट्रस, यानी कि काफी संकट भरा, काफी खतरनाक। और डिस्कम्फर्ट स्वेल्स, तो स्वेल्स मीन्स राइज। मतलब जिस तरह से मैकडोनाल्ड से तो हम जीत गए, लेकिन हमारे लिए नई समस्याएं, नया डिस्कम्फर्ट भी तो क्रिएट हुआ था, राइज हुआ था। अब वो क्या राइज हुआ था ये पढ़ते हैं। मार्क, king of Scotland, Mark, no sooner justice had with valor's armed compelled these skipping Kerns to trust their heels. Kerns हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। But the Northern Lord surveying vantage with furbished arms and new supplies of men begun a fresh assault. क्या कह रहे हैं कि अरे महामहिम, अरे स्कॉटलैंड के राजा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे ही जस्टिस का जो हमारा एजेंट था मैकबेथ, वो पूरी तरह से ब्रेवरी से भरा हुआ था, जो हमारा मैकबेथ, उसने उन जो डांस कर रहे थे वहां पर आयरिश सोल्जर्स बैटलफील्ड में जो डांस कर रहे थे, उन्हें किसी तरह से हटने पर मजबूर किया, किसी तरह से वहां से हटाया। उसी टाइम क्या हुआ भाई, वहां पर एक किंग आ गया। कौन आया? नॉर्वे का किंग आ गया वहां पर, और उसने मौका देखकर अपने नए हथियार निकाले। जो हथियार, जो आर्म्स जो हैं, अपने न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, यानी कि अपने नए सोल्जर्स को भी वो वहां पर ले आया। और वहीं पर एक एजल्ट, एक बैटल जो है, एक युद्ध जो है, हमारे साथ शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे पूरा प्ले ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कुछ की वर्ड्स आ रहे हैं, जो मेन मीनिंग वाले वर्ड आ रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मार्क, मार्क मीन्स नोटिस करना, यानी कि ऑब्जर्व करना किसी चीज को। तो वो वहीं पर ऑब्जर्व करने को कह रहा है कि अरे किंग, अब आप ध्यान से सुनिए। कर्न्स जो कि हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, जो कि फुट पर आ रहे सोल्जर्स थे, और ये किसके लिए? आयरिश सोल्जर्स के लिए यूज हुआ था। और नॉर्वेन, यानी कि नॉर्वे का जो किंग था, नॉर्वेन लॉर्ड, नॉर्वेज किंग। और ट्रस्ट देयर हील्स का मतलब है भागना, फ्ली करना किसी तरह से, या हटाना भी यहाँ पर हमने यूज किया है, कि जिस तरह से मैकबेथ जो है उन आयरिश सोल्जर्स को जो फुट पर थे उन्हें धीरे धीरे हटाकर आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर एक वर्ड आया है वांटेज, यानी कि एडवांटेज, किसी तरह से अपॉर्चुनिटी देखना, एडवांटेज देखना। तो नॉर्वे के किंग ने जैसे ही देखा कि भी ये जीत का जश्न मना रहे हैं, तो उस पर हमला करने की कोशिश की थी भाई। और उसके बाद एक वर्ड है फर्बिश्ड। फर्बिश्ड मींस न्यूली एक्वायर्ड। तो जिस तरह से उसने अभी अपने आर्म्स लिए थे भाई, अपने नए हथियार लिए थे, और नए आयरिश सोल्जर्स को भी तो वो वहीं पर लेकर आया था। एंड बिगन अ फ्रेश एजल्ट। एजल्ट का मीनिंग है, एजल्ट का मीनिंग आपको बता दिया मैंने, बैटल, यानी कि नया युद्ध शुरू कर लिया था भाई उसने, नॉर्वे के किंग ने। मतलब जैसे ही मैकडोनाल्ड से वो जीते और उसके बाद जश्न मनाने लगे, तो इतने से पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देते हुए क्या कहा कि भाई उसी टाइम नॉर्वे के किंग ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था भाई। तो उसके बाद किंग डंकन की स्टेटमेंट है, डिसमेड नॉट दिस आर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको। तो किंग डंकन क्या कह रहे हैं कि क्या भाई हमारे इस जो नया हमला हुआ है उससे हमारे कैप्टन्स, यानी कि हमारे कमांडर्स मैकबेथ और बैंको जो है वो थोड़ा घबरा नहीं गए, थोड़ा निराश नहीं हो गए, थोड़ा डर नहीं गए क्या? अब यहाँ पर नेक्स्ट सर्जेंट की स्टेटमेंट है। सर्जेंट किंग डंकन का रिप्लाई कर रहा है कि यस, एज पैरस ईगल और द हियर द लॉयन। अब यहाँ पर किंग डंकन ने पूछा था कि हमारे कैप्टन मैकबेथ और बैंको भाई डर तो नहीं गए होंगे? तो कैप्टन उसका जवाब दे रहा है, सर्जेंट उसका जवाब दे रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उन्होंने, यानी कि जो वहां पर न्यू आर्मी आई थी, उन्होंने हमें इतना ही डरा दिया जैसे कि स्पैरोज, जैसे कि गौरैया पक्षी जो है वो ईगल को डराती है, और साथ ही साथ जो हियर खरगोश होता है वो लोयन को डराता है। अब इस लाइन में भरपूर आयरनी भरी हुई है भाई, क्योंकि क्या स्पैरो, क्या गौरैया पक्षी ईगल को डरा सकती है क्या इतनी छोटी सी? और हियर खरगोश लोयन को डराएगा अब, यानी कि उन्होंने हमें ना के बराबर डराया, यानी कि वो अब हमें डरा नहीं पाए। इफ आई से सूथ आई मस्ट रिपोर्ट दे वर एज कैनन्स ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक्स, सो दे डबली रीडबल्ड स्ट्रोक्स अपॉन द फॉय। और अब ये कहते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को आपको ये बताना भी होगा कि जो हमारे कमांडर्स
कमांडर्स हैं, हमारे कमांडर्स का कंपैरिजन हम उन तोपों से, उन कैनन से कर सकते हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से डबल एक्सप्लोजिव जो है वो खुद पे होल्ड करके रखते हैं, यानी कि जिनकी उनकी कैपेसिटी होती नहीं है उससे डबल एक्सप्लोजिव अपने पे लाद के रखते हैं। और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे कमांडर्स जो हैं वो डबल स्ट्रेंथ से जो है हमारे एनिमीज का सामना करते हैं और उनके जो भी अटैक्स होते हैं उनका भी वो बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया है सूथ। सूथ का मतलब होता है ट्रुथ। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड आया है क्रैक्स। क्रैक्स का क्या मीनिंग होता है भाई? क्रैक्स का मीनिंग होता है एक्सप्लोजिव, यानी कि जो एक्सप्लोजिव है वो डबल होल्ड करके रखती है जिस तरह से। तो वैसे ही हमारे सोल्जर्स डबल अटैक किया, उन्होंने हमारे डबल स्ट्रेंथ के साथ लड़े हैं। और उसके अलावा एक वर्ड है कैनन। कैनन का मतलब होता है तो। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट दे मीन्ट टू बाथ इन रीकिंग वुंड्स और मेमोराइज अनदर गोलगोथा। और अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कैप्टन कि मैं नहीं कह सकता कि हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स है वो क्या करना चाहते थे, लेकिन इतना तो मुझे क्लियर हो गया था, हमारे जो सैनिक है वो हमारे एनिमी सोल्जर्स को मारकर उनके खून में नहाना चाहते थे, उनके खून की, उनके ब्लड की बहुत सारी धाराएं बहा देना चाहते थे, उनके खून में नहाना चाहते थे। और इस तरह से ही जो बैटलफील्ड है, जो युद्ध का मैदान है, उसे भी वो गोलगोथा की तरह बनाना चाहते थे, या गोलगोथा का जो सीन था वो बनाना चाहते थे। अब गोलगोथा क्या होता है भाई? गोलगोथा है एक ऐसा प्लेस जहां पर स्कल्स जो है काफी ज्यादा फैल रखे हों। और एग्जैक्टली अगर बात करें तो जीसस क्राइस्ट का जहां क्रूसिफिकेशन हुआ था, जहां पर उन्हें क्रॉस पर टांगा गया था, उस प्लेस को गोलगोथा कहा जाता है, जहां पर खून की धाराएं, खून की नदियां बह रखी थी काफी ज्यादा। उनके खून जो है वो उस पूरी जगह पर फैल रखा था और बहुत सारे वहां पर स्कल्स जो हैं वो भी पड़े थे। जैसे यहाँ पर आयरिश सोल्जर्स जो हैं, जो एनिमी सोल्जर्स थे, उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी काफी ज्यादा, और साथ ही साथ उनके एनिमीज का खून भी वो बहा रहे थे और उनके खून में नहाना भी तो चाहते थे, ये भी तो हमें बताया है। तो अब यहाँ पर जो एक्सेप्ट वर्ड आया है इसका मीनिंग है अनलेस, और जो रीकिंग वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग होता है लीकिंग, यानी कि इल स्मेल करते हुए जो उनके वाउंड्स है, जो घाव हैं, उनसे खून बह रहा था, लीक कर रहा था। और गोलगोथा मैंने आपको बता ही दिया है, जहां पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, उस प्लेस को जो है गोलगोथा कहते हैं। I cannot tell but I am faint, my gashes cry for help। अब वो कह रहा है कि लेकिन अब मैं और नहीं बता सकता हूँ आपको, but I am faint, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मेरे जो गैशेस हैं, cry for help, यानी कि मेरे जो भी घाव हैं, यहाँ पर गैशेस मीन्स ओपन वाउंड, ओपन वुंड्स कह लो, ओपन वाउंड्स कह लो, जो मर्जी कह लो। तो मेरे जो घाव हैं, जो खुले हुए घाव हैं, वो हेल्प मांग रहे हैं, उन पे मरहम लगाए जाने की जरूरत है भाई। तो किंग डंकन इसका रिप्लाई करते हैं, सो well thy words, thy means your words become thee means you, और thy फिर से योर आ गया। तो well thy words become thee as thy wounds they smack of honor both, go get him surgeons। तो अब किंग डंकन कह रहे हैं कि भाई आपके जो वर्ड्स हैं वो भी आपके वाउंड्स की तरह पूरी तरह वर्दी हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है बिकम। बिकम मीन्स किसी चीज को सूट करना या फिर मैच करना। तो यहाँ पर इनके वर्ड्स जो हैं, दाई वर्ड्स यानी कि योर वर्ड, योर वाउंड्स के साथ तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे वाउंड्स के साथ मैच कर रहे हैं, उन्हें सूट कर रहे हैं, उसी की तरह लग रहे हैं, यानी कि बहादुरी दिखा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। दे स्मैक ऑफ ऑनर बोथ, और आपके वर्ड्स और आपके वाउंड्स जो दोनों ही हैं वो दिखा रहे हैं कि आप कितने ऑनरेबल मैन हैं। गो गेट हिम सर्जन्स। और इसके बाद किंग डंकन जो है अपने अटेंडेंट से कहते हैं कि भाई इस ऑफिसर को, इस कैप्टन को ले जाओ और इसके जो वाउंड्स हैं, इसके जो घाव हैं उन्हें दिखाओ, सर्जन्स को बुलाया जाए इसके लिए। एग्जिट सर्जेंट अटेंडेड। अब यहाँ पर सर्जेंट यानी कि कैप्टन जो है वो वहां से चला जाता है और उसके साथ साथ ही वहां पर जो अटेंडेंट्स हैं वो उन्हें सर्जन के पास लेकर जाते हैं। हु कम्स हियर, और उसके बाद वहीं पर कोई आता है जिसे देखकर किंग डंकन कहते हैं कि भाई अब ये कौन आ रहा है? एंटर रोस। और उसी टाइम जो रोस नाम का एक नोबलमैन है, जो किंग डंकन का नोबलमैन है, वो भी वहां पर आता है। और उसके बाद मेलकम जो किंग डंकन का बेटा है वो रिप्लाई करता है, द वर्दी थेन ऑफ रोज। थेन या टेन जो भी आप इसे कहना चाहें। मेलकम जो है वो किंग डंकन को जवाब देते हैं कि भाई ये वर्दी टेन ऑफ रोज हैं। अब टेन क्या होता है भाई? टेन एक स्कॉटिश टर्म है जो कि यूज की जाती है, स्कॉटिश टाइटल कह लो आप, स्कॉटिश टाइटल ऑफ नोबेलिटी, यानी कि इनके जो नोबल मैन हैं उनको इन्होंने टाइटल दे रखे थे। स्कॉटलैंड के अंदर टाइटल दिया जाता था टेन या थेन का। तो इतने में ही लेनक्स आता है। टेन ऑफ रोज के लिए कहता है लेनक्स, वो क्या कहता है? व्हाट अ हैज लुक थ्रू हिज आईज, सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक्स
स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज। अब लेनक्स सॉरी यहाँ पर आता नहीं है, लेनक्स हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेनक्स जो है वो वहां पर एंट्री करता है इन सभी के साथ। तो लेनक्स यहाँ पर कहता है व्हाट हैज लुक थ्रू हिज आईज, कि अब मैं देख रहा हूँ कि जो इसकी आंखें हैं उसके एक्सप्रेशंस में कुछ अर्जेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि वो काफी जल्दबाजी कर रहा है, काफी हेस्ट कर रहा है। और सो शुड ही लुक दैट सीम टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, और इससे देखकर हमें लग रहा है कि ये काफी स्ट्रेंज इवेंट्स को जो है अब हमें डिस्क्राइब करने वाला है, और ऐसा ही लग रहा है कि वो कुछ अजीब सी कहानी सुनाने वाला है। तो अब जो टेन ऑफ रोज है वो कहता है गॉड सेव द किंग, यानी कि भगवान महामहिम स्कॉटलैंड के राजा को बचाया जाए, स्कॉटलैंड के राजा को बचाओ। तो किंग डंकन कहते हैं व्हेंस कम्स दो वर्दी टेन, दो मींस यू, एंशियंट टर्म है। किंग डंकन कहते हैं कि भाई तुम कहां से आ रहे हो वर्दी टेन। तो रोस उसका जवाब देते हुए कहता है फ्रॉम फीव ग्रेट किंग। अब यहाँ पर एक वर्ड है फीव, जो कि एक एरिया है स्कॉटलैंड का जो कि उस टाइम बैटलफील्ड था। अब वो कह रहे हैं कि अरे राजा साहब मैं आया हूँ महान राजा साहब, ये वो जगह है फ्रॉम फीव ग्रेट किंग, कि ये वो जगह है जहाँ नॉर्वेन आर्मी के फ्लैग्स जो है वो हवा में लहरा रहे हैं। मैं वहां उस जगह फीव से आया हूँ, वेयर द नॉर्वेन बैनर्स, बैनर्स मीन्स फ्लैग्स, फ्लाउट द स्काई एंड फैन आवर पीपल कोल्ड। ये मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ की नॉर्वे की आर्मी के फ्लैग्स जो हैं वो हवा में लहरा रहे हैं, जैसे कि वो स्काई को चैलेंज कर रहे हो, आसमान को चैलेंज कर रहे हो, और हमारे लोग जो हैं वो खुद को भी दहशत में महसूस कर रहे हो, यानी कि ठंडे पड़ रहे हो, कोल्ड पड़ रहे हो। नॉर्वे हिमसेल्फ विद टेरिबल नंबर्स असिस्टेड बाय दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर द टेन ऑफ कॉर्डर बिगन अ डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं आगे कि नॉर्वे के जो राजा हैं उन्होंने अपने सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ जो है, और उनके जो सबसे ज्यादा विश्वासघाती हमारा रेबेल है टेन ऑफ कॉर्डर, जिसने हमें धोखा दिया है, वो भी उसकी हेल्प कर रहा है। तो नॉर्वे का किंग, नॉर्वेज किंग एंड टेन ऑफ कॉर्डर, ये तो वही शामिल था किंग डंकन के साथ, लेकिन किंग डंकन को धोखा देकर ये नॉर्वे के किंग के साथ मिल गया, और उसी वजह से इसे जो है टेन ऑफ कॉर्डर को डिसलॉयल ट्रेटर कहा गया यहाँ पर, यानी कि विश्वासघाती कहा गया, ट्रेटर कहा गया, धोखेबाज कहा गया। तो टेन ऑफ कॉर्डर और नॉर्वे के किंग मिलकर जो है इन पर हमला कर देते हैं और खतरनाक सा अटैक शुरू कर देते हैं, जिससे कि किंग डंकन की आर्मी जो है वो हार सकती थी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्लाउट करना। तो बैनर जो है वो फ्लाउट कर रहे थे, यानी कि जो उनके फ्लैग्स हैं वो चैलेंज कर रहे थे हवा में उड़कर, हवा में फैले हुए थे उनके जो फ्लैग्स हैं, और वो वहां पर लोगों को चैलेंज कर रहे थे। फैन आवर पीपल कोल्ड, यानी कि एक तो हम इसका मीनिंग सीधा सीधा कह सकते हैं कि ठंडे पड़ जाना, या फिर उनके जो सोल्जर्स थे उनकी स्पिरिट्स को डैम्प कर देना, कमजोर कर देना। फिर नॉर्वे जो है वो तो नॉर्वे वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है द किंग ऑफ नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे के किंग के लिए। और डिस्मल, यहाँ पर एक वर्ड आया था डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट। तो डिस्मल का मीनिंग है थ्रेटनिंग, यानी कि कुछ डरावना, कुछ निराशापूर्ण। तो अब है टिल दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम लैब्डिन proof confronted him with self comparisons, point again points, rebellious, arm again arm, curbing his lavish spirit, and to conclude द विक्ट्री फेल ऑन अस। अब यहाँ पर ये दिखने में थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन काफी छोटा मीनिंग है। अब ये क्या कह रहे हैं कि टिल दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम। अब भाई बेलोनास ब्राइडग्रूम का क्या मीनिंग है? बेलोना जो है गॉडेस ऑफ वॉर को कहा जाता है, और यहाँ पर बेलोनास ब्राइडग्रूम जो है वो कहा गया है मैकबेथ के लिए कि वॉर की जो देवी है, वॉर की जो गॉडेस है, उसका हस्बैंड, उसका पति, उसका मेट। तो कहते हैं कि लेकिन जो मैकबेथ है, जिसे कि हम गॉडेस ऑफ वॉर का न्यूली मैरिड हस्बैंड मान सकते हैं, और जिसने अपने कंप्लीट आर्मर्स जो है वो पहने हुए हैं, लैप्ड इन प्रूफ, यानी कि पूरी तरह से अपने कवच वगैरह पहन के आया, अपने आर्मर वगैरह पहन के आया है। कन्फ्रंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजंस। अब वो जो है सामने वाली आर्मी जो है, नॉर्वे का किंग है, उसका सामना करता है और खुद को हर तरह से अपने ओपोनेंट के बराबर दिखाया है। उसने अपने ओपोनेंट का कंपैरिजन किया है, उसके इक्वल ट्रीट किया है, यानी कि जिस तरह से वो बहादुरी से लड़ रहे थे, हमारा मैकबेथ भी उसी बहादुरी से लड़ रहा था। पॉइंट अगेन पॉइंट, रिबेलियस, आर्म अगेन आर्म्स। और हमारा जो ओपोनेंट है उसने जिस तरह से अपना इक्वल करेज दिखाया, अपने स्किल्स दिखाए, उसी तरह हमारे मैकबेथ ने भी उतने ही स्किल्स दिखाए, उतना ही अपना करेज दिखाया। उनका जो थ्रस्ट था, उनका जो जोर था, उसका जवाब मैकबेथ ने भी जोर से दिया,
और जिस तरह से वो अपने आर्म्स अपने अटैक दिखा रहे थे तो उसका जवाब भी मैकबेथ ने अटैक से दिया। और इस तरह से मैकबेथ जो है अपने ओपोनेंट यानी कि किंग नॉर्वे के किंग की चाल को पूरा होने नहीं दे रहा था। कर्बिंग हिज लेविश स्पिरिट यानी कि उसकी जो चाल थी वो जो वश में करना चाहता था उस चाल को मैकबेथ ने नाकाम कर दिया। एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेल ऑन अस, और अंत में उसने हमारे दुश्मन का यानी कि मैकबेथ ने किंग नॉर्वे के किंग का जो हौसला है वो भी तोड़ दिया। और अगर मैं कहानी को एंड करूं तो हमने जो है जीत हासिल कर ली, विक्ट्री हमारे ऊपर आ गई, यानी कि हम विजयी हो गए। अब बेलोनास ब्राइडग्रूम आपको मैंने मीनिंग बता दिया है। बेलोना जो गॉडेस ऑफ वॉर होती है उसके हस्बैंड को यानी कि मैकबेथ कहा गया है यहाँ पर। उसके अलावा है लैप्ड इन प्रूफ यानी कि पूरी तरह से आर्मर पहने हुए थे, क्लैड थे, टेस्टेड आर्मर उसके अंदर काफी ज्यादा मतलब जो कवच है वो उस पर लदे हुए थे यानी कि तलवार उसके आगे नहीं टिक पा रही थी। सेल्फ कंपैरिजन यानी कि काउंटर मूवमेंट करना यानी कि बराबर की चाल चलना, यहाँ पर वर्ड जो फ्रेज आई है सेल्फ कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा एक वर्ड आया है कर्बिंग हिज लेविश स्पिरिट, इसमें वर्ड है लेविश। तो लेविश का यहाँ पर मीनिंग है इंसोलेंट यानी कि किसी तरह से रूड होना, किसी तरह से रिस्पेक्ट का लैक होना। और एक वर्ड है कर्बिंग, कर्बिंग मीन्स रोक कर रखना किसी चीज को, रेस्ट्रेन करना। तो मैकबेथ जो है वो रेस्ट्रेन कर रहा था, रोक रहा था उनकी जितनी भी इच्छाएं थी उन सभी को। और उसके बाद किंग डंकन कहते हैं ग्रेट हैप्पीनेस यानी कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अब इन सारी स्टेटमेंट्स में देखिए किंग डंकन जो है वो बहुत ही कम शब्दों में बोल रहे हैं, यानी कि वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं कि भाई वो किंग हैं, वो बहुत कम ही बोलेंगे। तो अब रोज की स्टेटमेंट है दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग, अब नॉर्वे के किंग का नाम आया है, स्वीनो कहिए या स्वेनो कहिए जो भी आप कहना चाहें, composition, nor would we deign him burial of his man till he disbursed at St. Colm's Inch $10,000 to our general use। अब रोज जो है कैप्टन रोज जो है वो अब स्टेटमेंट बता रहा है टेन ऑफ रोज की जो नॉर्वे का किंग है स्वेनो वो हमसे क्रेव कर रहा है यानी हमसे भीख मांग रहा है। किस चीज की? कंपोजिशन की, यानी कि वो कंपोजिशन करना चाहता है, वो टर्म्स ऑफ पीस शांति समझौता करना चाह रहा है हमसे किसी ना किसी तरह से। Nor would we deign him burial of his men, लेकिन वो तो हमसे शांति समझौता करना चाह रहा है, लेकिन हम उनके सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज हैं उसे भी बरियल के लिए ले जाने के लिए उसे परमिट नहीं कर रहे हैं। डेन हिम मींस परमिट करना, परमिशन देना किसी चीज की। टिल ही डिस्बर्स्ड एट सेंट कॉम्स इंच, और जब तक $10,000 टू आवर जनरल यूज, और जब तक वो सेंट कॉम्स के इंच पर यानी कि उस आइलैंड पर हमें $10,000 की जो अमाउंट है वो भुगतान नहीं कर देता तब तक हम उनके सोल्जर्स को ले जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये जो $10,000 है ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हमारे जनरल यूज के लिए, यानी कि हमारे जनरल बेनिफिट्स पर स्पेंड करने का हमें इस पर अधिकार होगा। तो अब आगे किंग डंकन की स्टेटमेंट है। किंग डंकन क्या कहते हैं? नो मोर दैट टेन ऑफ कार्डर shall deceive our bosom's interest, go pronounce his present death, and with his former title greet मैकबेथ। अब किंग डंकन कहते हैं भी जो टेन ऑफ कार्डर है वो अब हमारे विश्वास के लायक नहीं है, वो अब हमारे अफेक्शन के भी लायक नहीं है, और हम इसे अब ज्यादा बॉजम इंटरेस्ट नहीं देंगे, यानी कि अब हम इसे अपने अफेक्शन का और हमारे विश्वास को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे, उसका शोषण अब हम नहीं करने देंगे। गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, इसीलिए अभी के अभी चले जाओ और उसकी डेथ जो है वो अनाउंस कर दो कि उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाए। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और जो उसका प्रेजेंट टाइटल है, जो उसकी उपाधि है टेन ऑफ कार्डर की, वो अब मैकबेथ को दे दी जाए। इससे पहले मैकबेथ की टाइटल है टेन ऑफ ग्लैमिस, टेन ऑफ ग्लैमिस। तो रोज वहां पर फिर से जवाब देता है I'll see it done। तो रोज कहता है कि भाई मैं जाकर देखता हूँ कि आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उसका पालन हो, यानी कि अभी मैकबेथ को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। तो किंग डंकन कहते हैं व्हाट ही हैथ यहाँ पर हैज के लिए यूज हुआ है। व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैथ वन। और किंग डंकन कहते हैं कि भाई जो नोबल मैन है मैकबेथ, अब वो उस टाइटल का हकदार है जो कि पहले टेन ऑफ कार्डर का टेन ऑफ कार्डर जिस चीज का हकदार था, यानी कि अब टेन ऑफ कार्डर ने वो अपना जो टाइटल था वो खो दिया है, और नोबल मैकबेथ जो है वो अब उस टाइटल को जीत चुका है, यानी कि पहले वो टेन ऑफ ग्लेमिस था, अब टेन ऑफ कार्डर भी बन गया है। इसके बारे में हम थर्ड जो सीन है उसमें भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अब इसके कुछ मीनिंग रह गए हैं वो बता दूं इसमें, जो मैंने आपको बताया अभी। क्रेव करना यानी कि किसी चीज को बैग करना, किसी चीज की चाहत रखना, किसी चीज की भीख मांगना। कंपोजिशन यानी कि नॉर्वे का किंग कंपोजिशन चाहता था, यानी कि वो चाहता था टर्म्स रखना चाहता था पीस की, यानी कि शांति समझौता करना चाहता था। अब यहाँ पर एक वर्ड है डेनिम। डेनिम मींस
परमिट करना किसी चीज के लिए, बरियल यानी कि दफनाना। और यहाँ पर इंच का मैंने आपको बता दिया है, आइलैंड। उसके बाद इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। यहाँ पर वर्ड है बॉजम इंटरेस्ट। बॉजम इंटरेस्ट मीनिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं बॉजम इंटरेस्ट का फीलिंग्स के लिए, यानी कि हम हमारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देंगे, और यानी कि जो उनके हार्ट का ट्रस्ट है उसको अब और खराब नहीं होने देंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट डेथ मीन्स इमीडिएट डेथ, इमीडिएट डेथ। उसके बाद हैथ का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया है, हैथ मीन्स हैज। तो ये हमारा सेकंड सीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसको, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। अब इसमें पहली जो चीज़ है वो है सर्जेंट, जो कि यहाँ पर भी वर्ड है सर्जेंट, यानी कि ऑफिसर ग्रेड, ऑफिसर का कोई ऑफिसर जो कि मेजर पोस्ट पर हो, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हो। उसके अलावा आगे वर्ड आया है, यहाँ पर वर्ड आया है कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेज की तरह भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन कर्न्स का अगर हम मीनिंग करें तो लाइट आर्म फुट सोल्जर्स जो कि आयरिश आर्मी के थे, उसके लिए कर्न का मीनिंग यूज करेंगे हम। और गैलो ग्लासेस जो कि हॉर्समैन है, और वो पूरी तरह से शार्प एक्स लिए हुए है, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है और अपने हथियार भी लिए हुए है, और ये भी आयरलैंड से हैं, आयरिश ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर वर्ड आया था हमारे लिए गैलगोथा, जो कि इंपॉर्टेंट था, लास्ट में आया था गोलगोथा। गोलगोथा मैंने आपको वैसे बता दिया है, बट फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम कि जो वर्ड यूज हुआ था जीसस क्राइस्ट के लिए गोलगोथा, यानी कि उनका जब क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको जब डेथ सेंटेंस दिया गया था, उनको जब क्रॉस पर टांगा गया था, तो उस प्लेस के लिए जहां पर उन्हें टांगा गया था और उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा स्कल्स हो गए थे, उनका खून भी फैला हुआ था, उसके लिए हम यूज करते हैं गोलगोथा। अब यहाँ पर एक वर्ड है अनसीम्ड। अनसीम्ड का मैंने आपको बताया था एक लिटरेरी डिवाइसेस यूज होगी यहाँ पर, तो वो लिटरेरी डिवाइस यूज होने वाली है टेलरिंग मेटाफर यहाँ पर जो है वो यूज होगा। टेलरिंग मेटाफर कैसे है यहाँ पर, कि जिस तरह से कोई जो टेलर है वो जिस तरह से कोई भी कपड़े जो है उसको काटता है, सीजर से रिप करता है, उसी तरह से मैकबेथ ने भी अपने ओपोनेंट की जो बॉडी है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चीर दिया था, तो उसके लिए यहाँ पर टेलरिंग मेटाफर यूज हुआ है, अनसीम्ड वर्ड उसके लिए यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बेलोनास ब्राइडग्रूम जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसमें गॉडेस ऑफ वॉर को जो है वो रिमेम्बरेंस दी गई है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास आता है कन्फ्रंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजन। इसमें जो है आयरनी दिखाई गई है, और किस तरह से आयरनी दिखाई गई है कि सेल्फ कंपैरिजन, यानी कि ये बराबरी कर रहा है मैकबेथ यहाँ पर अपने ओपोनेंट की। यहाँ पर ओपोनेंट इसका हो गया था थेन ऑफ कार्डर। थेन ऑफ कार्डर जो है वो यहाँ पर इसका ओपोनेंट है, तो उससे बराबरी तो कर रहा है। किस तरह से बराबरी कर रहा है, यानी कि इक्वली फाइट कर रहा है, इक्वली अटैक कर रहा है, इक्वली सब कुछ कर रहा है। आगे जाकर इन फ्यूचर जो है, यानी कि आगे के प्ले में भी हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से आगे जाकर मैकबेथ भी रिबेलियस हो जाता है, वो भी विद्रोही हो जाता है, वो भी अपने किंग के प्रति विरोध करने लग जाता है। तो टेन ऑफ कार्डर की बराबरी वो यहाँ पर भी कर रहा है, एक आयरनी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि वो गुडविल में तो बराबरी कर रहा है, यानी कि अच्छे से लड़ रहा है जैसे उसका ओपोनेंट टेन ऑफ कार्डर जो है वो लड़ रहा है। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाकर जिस तरह से टेन ऑफ कार्डर ने धोखा दिया है अपने किंग को, मैकबेथ भी अपने किंग को आगे जाकर धोखा देने वाला है। तो यहाँ पर गुडविल के लिए भी इक्वली ट्रीट कर रहा है, और ट्रियजन के लिए, धोखा देने के लिए भी इक्वली टर्म यूज हुई है। तो ब्रेवरी और ट्रियजन दोनों के लिए ही यहाँ पर आयरनी यूज हुई है। और उसके बाद किंग डंकन लास्ट में एक स्टेटमेंट देता है इस सीन के लास्ट में, व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वॉन। तो यहाँ पर किंग डंकन जो है थेन ऑफ कार्डर था, उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी और उसका जो पद था, टाइटल था, वो सारा किसे हैंड ओवर करता है, यहाँ पर मैकबेथ को हैंड ओवर करता है। तो यहाँ पर आयरनी किस तरह से क्रिएट हो रही है, ये देखिए यहाँ पर आयरनी क्रिएट हुई है कि पहले तो है जो मैकबेथ है वो नोबल मैन है, तो इस स्टेज में उसे नोबल मैन दिखाया गया है। लेकिन आयरनी क्या होगी कि जो बाद में आने वाला फ्यूचर है उसमें मैकबेथ भी इस टाइटल के काबिल नहीं रहेगा। जिस तरह से थेन ऑफ कार्डर की जो पोस्ट थी, तो थेन ऑफ कार्डर ने यहाँ पर उसे धोखा दिया, उस तरह से आगे जाकर मैकबेथ भी अपनी नोबेलिटी जो है उसे खो देगा, मैकबेथ भी इसे धोखा दे देगा। तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये आयरनी क्रिएट कर रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा एक्ट 1 का सीन 2 खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 1 के सीन 3 के साथ। जय हिंद।